नमस्कार दोस्तों, मैं नई दिल्ली से अबिदा आज पथगामिनी के इस पेज पर उपस्थित हूँ। मित्रों, पथगामिनी एक ऐसा पटल है जो हमारी आदरणीय बहन मंजुला श्रीवास्तव जी ने स्थापित किया है। और आप सब जानते हैं कि वह एक शिक्षिका रही हैं और शिक्षिका सदैव समाज में पूजनीय रही है। तो उनका जो स्वभाव, व्यवहार, सरलता, सहजता, सुगम्यता है, वो हम सबको कुछ उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। और उनके इस पृष्ठ ने, इस पेज ने बहुत ही अल्प समय में बहुत ख्याति अर्जित की है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि साहित्य के क्षेत्र के और जो ऑनलाइन के जो बड़े बड़े नाम हैं, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन के भी जो बड़े बड़े नाम हैं, वो आपके पेज पर सभी आ रहे हैं, आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो मित्रों, मुझे बताया गया कि मुझे अपना परिचय स्वयं देना है। अब मैं स्वयं क्या अपना परिचय दूँ, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी रहा हूँ। मैंने विधानसभा, विधान परिषद दोनों जगह काम किया है और संयुक्त सचिव स्तर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। और करीब 32 वर्ष में राजपत्रित अधिकारी रहा और क्लास 1 से सेवानिवृत्त हुआ। यदि मेरे शौक़ की बात की जाए तो शौक़ में मुझे योगा, नेचुरोपैथी में तो मैं डिप्लोमा भी मेरे पास है। और अभिनय की बात की जाए तो अभिनय मैंने फिल्म में भी किया है, सीरियल में भी किया है, एक डॉक्यूमेंट्री में, एक एल्बम में भी अभिनय किया है। और इसके अलावा लखनऊ दूरदर्शन पे और लखनऊ में एक रविंद्रालय है जहाँ पर स्टेज पर मैंने बहुत से नाटकों में अभिनय किया है। तो ये मेरी अभिनय यात्रा रही। और इसी के साथ थोड़ा सा मुझे गाने का भी शौक़ है, तो गाने का प्रयास करता हूँ। सीखा तो नहीं है, लेकिन बस यूँ ही गाता हूँ। और यूँ ही गाने में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल, जिसमें मैंने अपना गाना भेजा और एवरग्रीन जो उनका वर्ग था उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से करता रहता हूँ कुछ न कुछ। और इसी के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ बहुत काफ़ी अरसे पहले से रहा है। मैं जब लंदन गया था तो मैंने लंदन में एक फ़ोटो खींची थी, जो कि एक इंटरनेशनल मैगज़ीन एल्सेवियर, उसमें वो फ़ोटो मेरी प्रकाशित हुई। ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसी के साथ एक मणिकर्णिका संस्था है जो नेशनल लेवल का फ़ोटोग्राफ़ी कंपटीशन कराती है। उस संस्था में मैंने अपना फ़ोटो भेजा और मुझे वहाँ वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल, कांस्य पदक मिला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ अपने शौक़ थे जो कुछ उपलब्धियां हासिल करवा रहे हैं, अच्छी बात है। मित्रों, जहाँ तक लेखन की बात है तो जब मैं 14-15 वर्ष का था तब से, चूँकि मैं भावनात्मक ज़्यादा हूँ और जो व्यक्ति ज़्यादा भावनात्मक होता है वह लेखक अवश्य होता है, ये मैंने देखा है। तो उस अवस्था से मैंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जो मेरी पहली पुस्तक थी वो मुझे 2015 में
दास्तान कारगिल नाम से एक मेरे मित्र ने मुझे बनवा के दी, जिसका कि पुनर्मुद्रण 2023 या 24 में मैंने करवाया था। मेरी 6 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली कारगिल, दास्तान कारगिल, उसके बाद दूसरी पुस्तक थी मेरी जीवन के आयाम, तीसरी पुस्तक थी शेर संग्रह, जिसमें सारे शेर थे, सलाम गालिब। उसके बाद एक पुस्तक आई मेरी स्वरांजलि, जो गीत संग्रह था, और अब मेरी पुस्तक आ रही है इसी माह कवित्व भी थी, जो फिर से काव्य संग्रह है। और इसी के साथ एक पुस्तक मेरी अतृप्ता आई थी। ये अतृप्ता है, जो कथा संग्रह है मेरा। ये 2022 में प्रकाशित हुई। तो कुछ कहानियाँ तो आज मैं इससे लूँगा, और कुछ कहानियाँ जो इसमें छपने से रह गई थी वो प्रस्तुत करूँगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं पथगामिनी के कहानियों के संसार में। कहानियाँ जो हमारे लिए एक मनोरंजन का माध्यम होती हैं, हमारे लिए समय बिताने का माध्यम होती हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ अक्सर हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएँ भी दे जाती हैं, बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। तो आइए इन कहानियों में, जो मैंने कहानियाँ लिखी हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, और मैंने विभिन्न टेस्ट यानी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ी हैं, जो कि मेरे लेखन में भी परिलक्षित होता है। कहीं तिलिस्म है, तो कहीं रोमांच है, कहीं रहस्य है, कहीं जासूसी है। इस तरह विभिन्न आयामों से सजी हुई मेरी कहानियाँ हैं। तो आइए मैं आपको एक एक कर अपनी कहानियों से रूबरू कराता हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में किराएदार एक रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थीं। वो एक कहानी सुना करके हम लोगों को बचपन में बहुत डराया करती थी, और उनके लिए माकूल समय तब और होता था जब घर की लाइट चली जाती थी। तो मोमबत्ती या ढिवरी की रोशनी में वो जब वो सुनाती थी तो हम लोग डर के मारे चीख पड़ते थे। तो आइए शुरुआत उसी रहस्य रोमांच की कहानी से करते हैं, ताकि आपको भी आनंद आए। और मज़े की बात यह है कि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसने बाद में कथा का रूप ले लिया। तो आइए, इस कहानी का शीर्षक है क्या ऐसे थे, और ये घटना लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से संबंधित है। तो आज़ादी मिले बहुत समय नहीं हुआ था। लखनऊ स्थित हनुमान सेतु उस समय अस्तित्व में नहीं आया था, और न ही वहाँ पर हनुमान मंदिर बना था। उसके बगल में ब्रिटिश शासन में बना हुआ एक पुराना पुल शहर को लखनऊ यूनिवर्सिटी से जोड़ता था। आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एक बार तो छात्रों के उग्र आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश फ़ौज ने उन पर घोड़े दौड़ा दिए थे, जिससे कुचलकर कई छात्र मारे भी गए थे। यह किस्सा पहले घर घर आम हुआ करता था। समय की रफ्तार ने इस घटना को विस्मृत कर दिया था। एक दीपावली के बाद की बात है। अब दीपावली के बाद एक ऐसा समय आता है, अब तो थोड़ा इधर मौसम गर्म रहने लगा है, वरना पहले तो जो है दशहरे के टाइम पर ही हम लोग स्वेटर वगैरह पहन लेते थे। दुर्गा पूजा देखने जाते थे तो शॉल या स्वेटर पहन के जाया करते थे। तो उस समय थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो जाती थी दिवाली के बाद, और सर्दी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि शाम ढलते ही आवागमन कम होने लगता था। एक दीपावली के बाद की बात है। निराला नगर निवासी 2 युवक, अब निराला नगर जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को पार करके उस तरफ बना हुआ है, जो एक लखनऊ के बाहरी इलाके में पहले गिना जाता था, ट्रांस गोमती एरिया जिसे बोलते हैं। और जो शहर था वो गोमती के इस तरफ था, और उस गोमती का जो पुल था, जो ब्रिटिश काल का बना हुआ था, उसको पार करके
उधर जाते थे। और ये वही पुल था जहाँ पर ब्रिटिश फ़ौज ने घोड़े चढ़ा करके कुछ छात्रों को जिनकी मृत्यु हो गई थी, और कहा यह जाता था कि उनकी आत्माएं वहाँ पर आज भी भटकती हैं। तो निराला नगर निवासी 2 युवक हजरतगंज से इवनिंग शो पिक्चर देखकर निकले। हंसते खिलखिलाते युवक आगे के घटनाक्रम से अनजान मस्ती में चले जा रहे थे। वर्तमान में जिलाधिकारी आवास से थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी मूंगफली खाने की इच्छा हुई। यह वह समय था जब यह सब इलाका सुनसान हुआ करता था। इक्का दुक्का पुराने स्ट्रक्चर को छोड़कर इस तरफ कुछ नहीं था। उस समय सर्दियां दशहरे पर शुरू हो जाती थीं। गोमती पार एरिया ट्रांस गोमती कहलाता था। मनकामेश्वर वाला बंधा भी नहीं था और अक्सर इस इलाके में इस कारण से बाढ़ आ जाती थी। तो मूंगफली लेने के बाद जब उसने पैसे वापस किए मूंगफली वाले ने, तो इन लड़कों ने देखा कि उसकी उंगलियां हथेलियों के अंदर मुड़ी हुई हैं और उनके ऊपर घोड़ों की टाप बनी हुई है। ऐसे उंगलियां मुड़ी हुई थी और उसके हथेलियों पे घोड़े की टाप बनी हुई थी। कंबल ओढ़े एक गंदा सा व्यक्ति, जैसे ही उन्होंने ये देखा उनके अंदर भय का संचार हुआ और वो तेज़ी से वहाँ आगे बढ़ गए। उस समय तक शहर में चर्चा फैल चुकी थी कि छात्र आंदोलन में घोड़ों की टापों से रौंद कर मारे कुछ छात्र प्रेत बन गए हैं और यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में अक्सर दिखते हैं। वे लड़के मूंगफली वाले की हथेली पर घोड़े की टाप देख वही प्रेत समझ बेसाख्ता भाग खड़े हुए। थोड़ा आगे उन्हें एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। उन्होंने लपक कर उसे रोका तो वह बोला कि आगे छतर मंजिल की तरफ जा रहा है। छतर मंजिल वो स्थान है जिसके थोड़ा पास से ही वो पुल शुरू होता था, कि जा रहा है, वह उन्हें पुल के पास तक छोड़ देगा। उनकी घिघियाई आवाज़ और चेहरे पर भय देख वह बोला, गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, पर आप लोगों के चेहरे पर ही हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? लड़कों ने लड़खड़ाती आवाज़ में तफसील से सारा किस्सा बयान किया। सारी बात सुन उस रिक्शे वाले ने एक तरफ का हैंडल छोड़ अपना एक हाथ पीछे कर दिखाते हुए पूछा, हुजूर क्या वो निशान ऐसे थे? उस रिक्शे वाले के हाथ पर भी यहाँ पर घोड़ों की टाप के निशान बने हुए थे। हथेलियों के अंदर मुड़ी उंगलियाँ और हथेली पर घोड़े की टाप का निशान। वो निशान देखते ही वो लड़के चलते रिक्शे से कूदकर भाग खड़े हुए। दौड़ते भागते हाँफते लड़के गोमती के पुल के पास पहुँचे। वहाँ एक बुजुर्ग से मौलाना अपना टांगा लिए सवारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों को देखते ही बोले, आइए आइए आइए, आईटी कॉलेज निराला नगर। दोनों लड़के लपक कर टांगे पर चढ़ गए। अचानक टांगे पर बैठने से टांगा कसकर हिला और घोड़ा तेजी से हिनहिनाया। सर्द रात के सन्नाटे में उस समय घोड़े का तेजी से हिनहिनाना एक तीव्र भय की लहर उन लड़कों के बदन में दौड़ गई, जो रीढ़ की हड्डी तक को कंपकपा गई। ऐसा लगा घोड़ा उनको बैठने से मना कर रहा हो, मगर वे जानते थे पीछे रिक्शे वाला आ रहा है। लड़के बोले, मियाँ जल्दी चलिए। मियाँ बोले, हुजूर मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है, मेरी बेवा घरवाली अकेली खाना लिए बैठी है। अब लड़के ये समझ नहीं पाए, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेवा बीवी। तो वो बोले, मेरी बेवा बीवी घर वाली अकेली खाना लिए बैठी है। मियाँ के मुंह से बेवा शब्द सुन वे चौंके, फिर भी पीछे के डर के चक्कर में ज़्यादा ध्यान न देते हुए बोले, मियाँ बस देर न करिए, जल्दी से घोड़ा दौड़ाइए। मियाँ बोले, अमा बरखुरदार, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं मानो या तो कोई भूत देख लिया है या कोई कांड करके आ रहे हैं।
सही सही फरमाइए हुजूर, आखिर माजरा क्या है। तब तक टांगा गोमती के पुराने पुल के बीच में पहुंच चुका था। दोनों लड़कों ने पुनः तफसील से सारा किस्सा बयान कर दिया। सर्द रात पुल के ऊपर गोमती नदी के कारण छाई धुंध से बहुत ही भयावह लग रही थी। ऊपर से सर्दी के सन्नाटे को चीरती घोड़े की टापों की टप टप माहौल को घनघोर डरावना बना रही थी। आधी जान निकल चुकी लड़के बुजुर्ग होने के कारण टांगे वाले पर भरोसा कर लड़खड़ाती आवाज़ में डरी स्वर में अपना सारा किस्सा माजरा तफसील में बयान कर रहे थे। साफ गोई से बयान किए हुए सारे किस्से को सुन बुजुर्ग ने ऐन पुल के बीचों बीच घोड़े की लगाम खींची और सामने की सरिया में उस लगाम को फंसा दिया। दोनों हथेली सामने कर दी और बोले, हुजूर क्या ऐसे थे। उसकी दोनों हथेलियों पर अंदर मुड़ी उंगलियां और बीच में घोड़े की टाप देखते ही सर्दी के बावजूद पसीने में तर लड़कों के चेहरे जर्द पड़ गए और वे दोनों चीखते हुए से टांगे से उतरने की कोशिश में लड़खड़ा कर सड़क पर गिरे और बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे अस्पताल में थे और उन्हें कंबलों के ढेर में दबाया गया था। मालूमात करने पर पता चला कि रात भर सर्दी और खुले में बेहोश पड़े रहने से उनकी हालत सीरियस हो गई थी। होश में आने पर जब सारा किस्सा एक बार फिर से बयान किया गया तो उन लड़कों के एक रिश्तेदार ने अपना हाथ आगे करते हुए दिखाया। अंगुलियां अंदर मुड़ी हुई और हथेली पर घोड़े की टाप का निशान। बोले, क्या ऐसे थे। इस बार वे लड़के बेसाख्ता बोल उठे, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे थे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि नखास में एक मोहल्ला है, वहाँ यहाँ बाज़ार लगती है संडे को, उसे नखास बोलते हैं। हाँ हाँ, नखास में ऐसे दस्ताने मिल रहे हैं और एक गैंग इसी के सहारे ट्रांस गोमती एरिया में लोगों को डरा कर लूटपाट कर रहा है। अब उन लड़कों का ध्यान अपनी अपनी जेबों, पर्स और अंगूठियों की ओर गया और वे सब गायब थे। बाद में पुलिस ने अपना जाल बिछाया और वह गिरोह पुलिस के चंगुल में फंस गया। तो मित्रों, ये थी कथा क्या ऐसे थे। अक्सर कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां समाज में प्रचलित हो जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है और उनके माध्यम से एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। और जब कभी बाद में जब पोल खुलती है कि इसके पीछे ये किस्सा था तो उन लोगों को स्वयं अपने पे हंसी आती है कि हमने इस पर सहजता से क्यों विश्वास कर लिया। मित्रों, कहानियाँ अगर एक छोटी मोटी सीख न दें तो फिर कहानी का अर्थ नहीं रह जाता है। आइए, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं होना चाहिए। और एक अगली कथा मैं जो लेकर के आ रहा हूँ वो उस प्रकार की घटनाएं भी आजकल परिवारों में बहुत हो रही हैं और उन घटनाओं के बारे में जो मुझे तथ्य मालूम पड़ा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि कितने लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, कितने नहीं करते हैं। ये तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। हाँ, मैं करता हूँ और ये भी एक प्रकार की सत्य घटना ही है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस घटना का शीर्षक है एक लम्हे की खता। हरि बाबू को रिटायर हुए एक दशक बीत चुका था। वह अपने अन्य साथियों को प्रसन्न और सुखी देखते तो अपने भाग्य को कोसते। उनकी दूसरी संतान 45 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी भी 2 संतानें थीं। अब परेशानी यह थी कि उनका वह पुत्र कुछ करता नहीं था और न ही अपनी पत्नी को कुछ करने देता था। ऊपर से 2 बच्चों का खर्च सब हरि बाबू को ही वहन करना होता था।
हालांकि इसमें उन्हें कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर के सामान्य खर्चों के उपरांत उसके अनावश्यक धन दोहन से वह परेशान थे। उनके लड़के का नाम जलस था, जो रोज़ शाम को पतंगबाजी करता था, रोज़ रात में शराब पीता था, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट सभी उसको चाहिए होता था और आए दिन अपने साथियों को घर भी ले आता था और आकर के ताश भी खेलता था। अब आप समझ सकते हैं ताश वो क्या खेलेगा, क्या चीज़ होगी, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, घूमने के लिए दबाव डालकर मोटरसाइकिल के पैसे भी निकलवा लिए और न दो तो गाली गलौज करता, मारपीट करता। बच्चे और पत्नी भी देखा देखी हरि बाबू के ऊपर चढ़ने लगे थे। जब हरि बाबू की पत्नी थोड़ा विरोध करती तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, लेकिन चूंकि हरि बाबू की पेंशन से घर का खर्च चलता था तो तुलनात्मक रूप से उनके साथ कम दुर्व्यवहार होता था। हरि बाबू ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो जानते थे कि अगर उनके मुंह से बाहर उनका दर्द कहीं निकला और उनके बेटे को पता चला तो वो रात में बहुत मारेगा। इसी घुटन, तनाव, अवसाद आदि के चलते उनकी पत्नी 5 वर्ष पूर्व किडनी फेल होने से चल बसी। पत्नी के जाते ही जलज ने एक रात नशे में उनकी अलमारी का ताला तोड़कर सारे पैसे, एफडी और एटीएम कार्ड निकाल लिया। उनकी पत्नी ने हरि बाबू की पत्नी के बक्से का ताला तोड़कर सारे जेवर वगैरह निकाल लिए और मायके जाकर बदल कर नए ले आई। हरि बाबू का बड़ा पुत्र विदेश में था, लेकिन जलज की हरकतों और शुरू से ही माँ द्वारा उसको दिए जा रहे संरक्षण के चलते वह घर नहीं आता था। वह तो जब भस्मासुर बन खुद ही माँ को पीटने लगा तो माँ ने अपने बड़े पुत्र पंकज से फ़ोन पर शिकायत की। पंकज और अन्य लोगों ने भी थाने में रिपोर्ट लिखाने और घर से बेदखल करने की सलाह दी तो धृतराष्ट्र की भांति हरि बाबू और उनकी पत्नी का पुत्र मोह जाग जाता, साथ ही जान से मारे जाने का भय भी सताता। तो अब किया ही क्या जा सकता था जब वो स्वयं आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि कोई दबंग आकर उनके पुत्र, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को आकर हड़का दे और उनको सही कर दे, लेकिन वो सही होने वाले कहाँ थे। परंतु ऐसे असंभव, अकल्पनीय कार्य को अंजाम कौन दे और क्या वे ऐसे आसानी से मान जाएंगे। मित्रों, अपने एक मित्र की सलाह पर वह कल एक विद्वान ज्योतिषी के पास अपने पुत्र की कुंडली दिखाने ले गए। कुंडली देखकर उसने बताया कि यह ग्रहण काल का गर्भाधान है और आपके यहाँ आसुरी आत्मा ने जन्म लिया है। ग्रहण काल में पत्नी संग बहुत निषेध होता है, क्योंकि इस समय आसुरी आत्माएं वातावरण में भ्रमण करती रहती है। ऐसे कार से वे आपके ही घर में आ जाती हैं और जीवन भर सताती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इससे दूर रहें वही अच्छा है। वह थके पांव निढाल से घर लौटे और रात भर सो नहीं पाए। उन्हें याद आ रहा था 46 वर्ष पूर्व का वह क्षण, जिस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था और इतवार का दिन होने से वह दिन में घर पर ही थे। ग्रहण की वजह से वो पत्नी सहित कमरे में अकेले थे और यौवनावस्था के उत्साह में के वशीभूत पत्नी के लाख विरोध करने के बावजूद वे अपने मन की कर गुजरे। अब अपने कृत्य की याद कर वह घोर पश्चाताप की ज्वाला में दहकने लगे, परंतु अब पछताए होत का उनके मस्तिष्क में ज्योतिषी के शब्द गुंजायमान थे, आसुरी आत्मा इससे दूर रहो। परंतु दूर जाने का कोई मार्ग नहीं था। उनको बड़े बेटे की याद आई, साथ में वह भी कि वह बड़े बेटे के विवाहोपरांत न जाने क्यों सब उनकी पत्नी से दुर्व्यवहार करते थे। उसके द्वारा विरोध किए जाने पर वह भी सबका दुश्मन बन गया। रोज़ रोज़ की हाय हाय और कलह से बचने के लिए अपने बड़े बेटे ने अपना विदेश में ट्रांसफ़र ले लिया। सोचते सोचते थोड़ी ही देर में हरि बाबू की आंखें बाहर निकलने लगीं, साथ ही सीने में भयानक दर्द, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब न उनको घर की ज़रूरत थी, न पेंशन की, न पुत्र या उसके परिवार की, क्योंकि कैदी परिंदा तो मुक्त हो आकाश गमन को निकल चुका था। और उनको यह भी याद आ रहा था
खता लम्हों की होती है, सजा जीवन भुगतता है। तो मित्रों, ये कहानी बहुत सी परिवारों में ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं, और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस कथा से कुछ प्रकाश पड़ता है। तो विश्वास अविश्वास की बात अपनी जगह पर है, लेकिन चलिए आइए एक घटना, अगली कहानी आपको सुनाता हूँ। मित्रों, मैंने अपने किशोरावस्था में ही बाबू देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता संतति, जिसके कई सारे भाग हैं, वो पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, और इतना शौक़ था कि मैं एक एक दिन में 3-3 उपन्यास पढ़ लिया करता था। ये 14, 15, 16 साल की जो उम्र थी, तब से ये हालत थी मेरी। तो जब कहानियाँ लिखना शुरू किया तो एक दिन एक कहानी में वो जो तिलिस्म की बात थी वो उसमें आई है, और मुझे लगता है कि यदि मैं ये कहानी आपके समक्ष रखूँगा तो आपको भी अवश्य पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है हनीमून भी मना लेने देते। तो आइए चलते हैं तिलिस्म की दुनिया में, और एक तिलिस्मी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। शहर की पुरानी इमारत को देखने की इच्छा राजीव को उस खंडहर नुमा किंतु भव्य निर्माण के अंदर ले गई। एक शिलालेख पर राजा वी बीच में गायब माँ सिंह का नाम लिखा था। बीच का अक्षर कुछ लगा होने से साफ नहीं दिख रहा था। राजीव ने छुड़ाने के प्रयास में रगड़ा तो तेज आवाज़ से वह शिलालेख एक तरफ हट गया। उसकी जगह सीढ़ियाँ नजर आईं। वह सकुचाते हुए नीचे उतरा। वहाँ चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी थीं। एक मोर की मूर्ति का एक पंख नीचे टूटा हुआ सा लटका था। उसने ठीक करने की गरज से उसे उठाया तो बगल की दीवार एक ओर खिसक गई, और उसके पीछे एक सुंदर सा बाग नज़र आया। वह बाग के अंदर गया तो देखा कि एक फव्वारे के गोल घेरे पर एक राजकुमारी सी बेहद खूबसूरत नवयौवना बैठी थी, और उसकी 3-4 सखियां दासियां मुस्कुराकर राजीव को देख रही थीं। उसे देखकर वे बोली, चलो चलो राजकुमार आ गए। चारों खिलखिलाकर हंसती हुई उस अतीब सुंदर युवती से बोली कि राजकुमारी तिलोत्तमा, राजकुमार राजीव कुमार आ गए हैं, अब हमारा क्या काम, हम जाती हैं। वे चली गईं। हीरे जवाहरात के नायाब जेवरों से लदी वह युवती अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती शिकायती स्वर में बोली कि इतने दिनों से कहाँ थे राजकुमार। इंतज़ार में आंखें पथरा गईं। राजीव को लगा कहीं दूर किसी घाटी में मंदिर में किसी ने चांदी की घंटी बजा दी हो। इतनी प्यारी और गूंजती हुई आवाज़ सुन वह सम्मोहित सा हो उठा। राजकुमारी समर्पण और आमंत्रण के भाव दर्शाती लजा भी रही थी। राजीव तो जैसे अपने आप में ही नहीं था। उसने धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ा तो उसे लोहे जैसा ठंडा लगा। उसने आंखें मिचमिचाते हुए फिर से उसे छुआ तो उसने पाया कि ये तो लोहे की मूर्ति है। उसके हाथ के छूने से चारों ओर से सहेलियों के खिलखिलाने की आवाज़ आई। उसने नज़र घुमाकर देखा तो चारों सखियां पुतलियां बनी हंस रही थी। उसने झटके से हाथ छोड़ा तो एक सीटी की आवाज़ आई। उसने देखा बाईं ओर की दीवार के नीचे से, जहाँ पे एक बड़ी मेहराब थी, उसके नीचे से एक इंजन अपने पीछे बोगी के स्थान पर एक सिंहासन लेकर आ रहा था। राजकुमारी के मुंह से आवाज़ आई, बैठिए राजकुमार,
राजीव सम्मोहित सा उस पर बैठ गया और वह ट्रेन चल दी। दीवार के पीछे एक सुरंग में ट्रेन घुस गई। राजीव बिना डरे सम्मोहन की सी स्थिति में यात्रा का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर में ट्रेन एक सुंदर सुसज्जित कक्ष में पहुंची और वहां विवाह की ड्रेस में वही राजकुमारी तिलोत्तमा खड़ी थी। उसकी वही सखियां राजीव के लिए भी सुंदर सी शेरवानी, पगड़ी, मोतियों की माला, नागरे का जूता, मखमली म्यान की तलवार लिए खड़ी थी। थोड़ी ही देर में वह राजसी दूल्हे के वेश में सज चुका था। राजीव बोला, राजकुमारी तिलोत्तमा। तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी, कौन तिलोत्तमा? मैं अभी करता हूँ तेरे ख्वाब का खात्मा। इस कड़क आवाज़ को सुनकर राजीव की आंखें खुल गईं। उसने देखा दिन चढ़ाया था और पिताजी उसके सिराने खड़े उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन पिताजी को कोस रहा था। शादी तो हो ही रही थी, हनीमून भी बना लेने देते। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी तिलिस्मी कहानी। और आइए इसी प्रकार से आपको ले चलता हूँ एक महल में, किले में, जहाँ पर विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं जो प्रायः हम लोग नहीं जान पाते हैं कि महलों में, किलों में क्या क्या होता रहता है। ऐसी ही एक काल्पनिक घटना, ऐसे कल्पना भी कह सकते हैं, और यदि कभी कहीं सत्य गुजरा हो तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस कथा का शीर्षक है दग्ध देह अवमान। दग्ध देह अवमान। रात का सन्नाटा गहराया हुआ था। किले के अंदर भी चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक नाजुक कदमों की आवाज़ आई और किले के तहखाने में स्थित जेल के दरवाजे की लोहे की मोटी सांकल खड़क उठी। थोड़ी ही देर में राज्य की नई महारानी सुलेखा, आज ही लाए गए कैदी, उसी राज्य के सेनापति के सम्मुख उपस्थित थी, जिस पर महारानी के साथ अनैतिक आचरण के आरोप का दोष था। वह आरोप स्वयं महारानी ने सेनापति पर महाराज के सामने लगाए थे। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और सेनापति की बात सुने बिना ही उसको जेल में डलवा दिया। तो वो आती है और सेनापति से बोलती है, कहो सेनापति। सुलेखा बोली, देख ली तुमने एक स्त्री के दग्ध देह अवमान की सज़ा। जो आरोप तुम पर आयद है उससे शायद तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। सेनापति बोला, महारानी आप जाएं यहाँ से। आप एक महान राज्य की महारानी हैं। यहाँ होना आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। तभी किले की प्राचीर से टन 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 कर बोल उठे घंटे की आवाज़ से ज्ञात हुआ कि सुबह का 4 बज गया है। सुलेखा बोली, सेनापति पौ फटने वाली है। आज तुम्हारी सज़ा सुनाई जाएगी जो निश्चित ही मौत होगी। सेनापति बोला, महारानी मुझे मृत्यु का भय नहीं है। जो मौत से डरते हैं वो सेनापति नहीं बनते। लेकिन रणभूमि में मृत्यु मेरा वर्ण करती तो मैं सर उठाकर मांगता। लेकिन आपने जो मौत दी है वह मेरे लिए सबसे नीच मृत्यु है। सुलेखा बोली, अभी भी अवसर है सेनापति। मैंने पहरेदारों को बाहर भेज दिया है। मेरी तप्त देह पर सावन के बादलों की तरह बरस जाओ। कामाग्नि से अकड़ी मेरी देह के पोर पोर को मसल कर तोड़ दो। मैं महाराज से कहकर तुम्हें माफ़ करवा दूंगी। वे नित्य मुझे गीली लकड़ी की भांति दहकाकर और स्वयं शांति प्राप्त कर चले जाते हैं। साथ ही मुझे इस योग्य दिखे जो मुझे इस दावानल से निकाल सकता है।
आप ही मुझे योग्य दिखे, लेकिन आपके इनकार ने मुझे आपके ऊपर त्वरित बन गिरने हेतु मजबूर कर दिया। सेनापति बोला, चुप पापिष्ठा, आज मुझे पता चल गया कि तू एक नागिन है। अचानक महाराज सोनभद्र की आवाज़ से सुलेखा चौंक गई। महाराज के साथ राजकुमारी तिलोत्तमा भी थी। वह तिलोत्तमा जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और वह सेनापति से बेहद प्यार करती थी। राज खुल जाने के बाद भी महारानी बिना घबराए बोली, ठीक कह रहे हैं महाराज, आपकी गलती नहीं है। सदियों से स्त्री पर ही दोषारोपण होता आया है। आपने मेरे पिता को युद्ध में हरा दिया और उन्होंने मुझे एक वस्तु की भांति आपके हवाले कर दिया। आपकी बेटी से भी मैं 2 वर्ष छोटी हूँ। न पिता ने सोचा न आपने। महाराज बोले, चुप कर, वीरों का धर्म है भोग। सुलेखा, भोग हो तब ना, बाहुबल से बना वीर वीर नहीं होता। यदि पुरुषत्व नहीं है तो मेरे लिए वह वीर नहीं, एक शिखंडी मात्र है। सोनभद्र, पापिनी, अपनी गलती को सही सिद्ध करने का प्रयास मत कर। मैंने राजधर्म का पालन किया है। सुलेखा, राजधर्म? अरे ज्ञानी पुरुष, स्त्री एक सुषुप्त ज्वालामुखी होती है और उसे सुषुप्त ही रहने दो। अगर उसकी ज्वाला को भड़काओगे तो उसे शांत करना भी उसकी जिम्मेदारी है जिसने अग्नि को प्रज्वलित किया है। आप इतना भी नहीं जानते, शास्त्रों में उल्लिखित है कि स्त्री को भी अपनी ज्वाला शांत करने का पूर्ण अधिकार है, मगर इस तथ्य को गुप्त कर दिया गया। एक सामान्य पति धर्म का पालन तो कर नहीं सकते, राजधर्म की बात करते हैं। सोनभद्र, सिपाहियों, इस औरत को बंदी बना लो और कल सायंकाल इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। सेनापति को बाहर निकालो, यही अब हमारे दामाद और इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सिपाहियों ने जयकारा लगाया, सेनापति महाराज की जय। सेनापति बोले, महाराज, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। सोनभद्र, बोलो सेनापति। इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के बाद तुम पहली बार कुछ कहना चाह रहे हो। जो मांगोगे मिलेगा। बेटी और राज तो मैंने पहले ही तुम्हें सौंप दिया है। सेनापति, महाराज, महारानी की बात निर्मूल नहीं है, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। हाँ, सज़ा के तौर पर उन्हें उनके मायके भेजा जा सकता है। सोनभद्र, मान गए सेनापति तुम्हारी चतुराई को। सुलेखा का मृत्युदंड तुमने देश निकाला में बदल दिया। इतने में सुलेखा ने महाराज की कमर से कटार खींचकर अपने पेट में घोंप ली। सेनापति लपका भी, पर तब तक कटार पेट के अंदर जा घुपी। वह बोला, महारानी, ये क्या किया आपने? सुलेखा बोली, मैंने स्त्री धर्म का पालन किया है। ससुराल में एक स्त्री की डोली जाती है और अर्थी बाहर जाती है। मेरे पिता वृद्ध और अस्वस्थ हैं, मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, इसलिए यहाँ से मेरी अर्थी ही बाहर जाएगी। सोनभद्र, जब तुम इतने ज्ञानी हो तो यह पाप कर्म क्यों किया? सुलेखा, महाराज, स्त्री वसुंधरा की भांति सहनशील होती है, मगर उसे भी विक्षोभ होता है। तब ज्वालामुखी फूटते हैं, भूकंप आते हैं, सागर उबल जाते हैं। मैं तो मात्र छोटी सी नारी हूँ। हालांकि मेरी बातें अक्षर से सत्य हैं, पर धरा और नारी का एक धर्म है शांत रहना। परंतु मैं विक्षोभित हो गई। मेरे अंदर कामाग्नि का ज्वालामुखी, कामनाओं के सागर का उबाल, इच्छाओं का भूकंप आ गया। उसकी सज़ा मैंने स्वयं अंगीकार कर ली है। कहते ही उसका सर एक ओर लुढ़क गया। अब उसकी सारी अग्नियाँ पूर्णतया शांत हो चुकी थी। सोनभद्र चीखे, नहीं सुलेखा, मैं भी तेरा अपराधी हूँ। एक बेटी सम स्त्री से विवाह अक्षम्य अपराध है। तेरी आकांक्षाओं की पूर्ति मेरा भी धर्म था और मैं उसका पालन नहीं कर पाया। महाराज ने सुलेखा की कटार उसके पेट से निकालकर अपने पेट में भोग ली। दुर्बल महाराज कुछ कहने के पूर्व ही चल बसे। राजकुमारी चीखी और सेनापति ने उसे रोक दिया। सेनापति, राजकुमारी जी, इन लोगों ने स्वयं अपनी अपनी सज़ा प्राप्त कर ली है और समाज को भी बहुत से कहे अनकहे संदेश दे दिए हैं। आइए इनके बलिदान से शिक्षा ग्रहण कर हम लोग एक नए जीवन का शुभारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से जो अनेक कहानियां हैं वो हमें संदेश भी देती हैं। समाज में जो हमारे यहाँ जो विद्रूपता व्याप्त हैं, जो चीज़ें होती है कि उनको न किया जाए, क्योंकि उसके घातक परिणाम होते हैं। और मित्रों, आइए इसी के साथ आपको एक
हास्य लिखने का प्रयास किया है। एक कथा हास्य के रूप में सुनाने का प्रयास करता हूँ। इस कथा का शीर्षक है लुटिया बनाम सिस्टर्न। अभी हमारे देश में शौचालयों का बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ। उन शौचालयों के निर्माण में क्या उसका एक दूसरा पहलू है वो रखने का प्रयास किया है, और इसी में थोड़ी सी आनंद की अनुभूति भी होगी आपको, तो मुझे आनंद आएगा। भारत की अधिसंख्य आबादी गांव में रहती है, जबकि पहले तो महल और किले भी गांव में ही होते थे। धीरे धीरे शहर बने और गांवों पर हावी होते चले गए। गांव में लुटिया का एक छत्र राज्य था। लुटिया जैसी महान हस्ती, महान जल संरक्षक, नोबेल पुरस्कार की हकदार, लेकिन उसे ही देश निकाला दे दिया गया। अब सुनिए उसका हाल। अरे भैया का बताई, सवेरे सवेरे आधा लीटर पानी या बहू से भी कम मकाम चल जात रहे। मज़े की बात यह है कि ऑर्गेनिक खाद का करार भी रहे लुटिया से। जितना माल लाओ उतनी खाद एक हफ्ता में ले जाओ। पर हायरी नज़र, दिल जलन ने ऐसी नज़र लगाई कि हर घर में विदेशी दुल्हन की तरह सिस्टम लगवा दिया। अब कमबख्त के नखरे तो देखो, एक बार में 10 लीटर पानी पी जाते हैं। अगर कोई का दस्त लग गए तो हो गई 100 लीटर की जय जय। समझ में यूँ नहीं आवा कि सिस्टम बनावे वाली कौन कंपनी किसका कितना माल खिलाइस जो ये जल झोंकू फार्मूला अमल में आवा। कहाँ तो पानी बचाओ का नारा, ऑर्गेनिक खाद का नारा, कहाँ दोनों का गला घोंट दिया। ऑर्गेनिक का सारा मटेरियल पाइप में बहा दिया, पाइप का पानी नदी में डाल दिया। अब नदी का पानी भी अपवित्र हो गया। पूरन मासी का कैसे नहाए नदी में। पहले कितना सुंदर सिस्टम रहे, खेत का माल पेट में और पेट का माल खेत में, एको पैसे की उधारी नहीं, पूरा हिसाब साफ। अब पेट खेत को कैसे मुंह दिखाए, अब पेट खेत को कैसे मुंह दिखाए। ससुरा कर्जदार बना दिया खेत का, मुंह चुराए के पगडंडियन से ही गुजरे पड़त है। खुद ही पानी बर्बाद कराए रहे और खुद ही विदेशन में बैठ के कह रहे पानी बचाओ। घर घर खुलवाए दिए पानी की बर्बादी का कारखाना। सारा दोष भूमि पेट नेकर कह रहा है। अक्षय कुमार के चरस कैदीस टॉयलेट बनवाओ, टॉयलेट बनवाओ, नहीं तो आओबे नहीं। अब बेचारा का करत, नवा नवा ब्याह भवा रहे, कैसे रहे मेहरारू के बिना। ब्याह में तो आदमी पगलाए जात है, महरिया आई नहीं कि कौन महतारी और कौन बप्पा, हम जाए रहे खाए गोलगप्पा। चलो चलित है, आज संझा का मिलवे लुटिया की रिटायरमेंट पार्टी में। तो मित्रों, ये था जो आजकल जो शौचालय बन रहे हैं उसका एक दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष जो हास्य के रूप में जिसे प्रयोग करने की कोशिश की है। और कहीं से ये बात जो गांव में अगर देखी जाए तो सत्य भी है। तो चलिए चलते हैं अगली कथा की ओर। ये कथा बहुत सुंदर, रोमांटिक और भावनाओं से भरी हुई है और निश्चित ही आपके हृदय को स्पर्श करेगी, उसका स्पंदन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कथा का शीर्षक है बेला के फूल। विद्या भाभी का देहांत हुए कई दिन बीत चुके थे। सोचा चलो आज उनके पति बद्री बाबू से मुलाकात कर लें। इस कलयुग में भाभी किसी हालत में सीता सावित्री से कम न थी। बुरे से बुरा आदमी भी उनका फ़ैन था, क्योंकि वह अच्छे बुरे सबको समभाव से देखती थी और सबको आदर प्यार से मिलती और सम्मान देती थी। मुझे याद है एक दिन बद्री भैया ने एकांतिक भावातिरेक में बताया था कि जब वह भाभी को विदा कराकर ला रहे थे
तो रास्ते में कार में उनसे प्रथम वार्ता में पूछा था कि जो गजरा वो लगाए थीं वो कौन से फूल से बना है और क्या वह उन्हें पसंद है। तो भाभी ने उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही शर्माते लजाते हुए उनको दिया था कि ये बेला के फूलों से बना हुआ गजरा है और उन्हें ये बहुत पसंद है। यह सुनकर मधुयामिनी की बेला में वह बेले का गजरा लेकर आए तो भाभी ने उनसे कहा कि वे अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हैं और उनके विक्षोभ से अभी बहुत दुखी हैं। साथ ही सुबह से शाम तक मुंह दिखाई करके बहुत थक गई हैं। फिर भी यदि वह चाहें तो अपने मन की कर सकते हैं, क्योंकि वह पत्नी है तो उन्हें पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा, परंतु वह एक पक्षी होगा। उनके सम्मानजनक तरीके से कहे वह एक शब्द भैया का दिल जीत ले गए। अपने उद्वेग को काबू में रखते हुए उन्होंने पूछा, कब तक आप इस दुख से उबर पाओगी। तो भाभी ने कहा कि यह बेला का गजरा आप फ्रिज में रख दीजिए, यही आपको बताएगा। बद्री भैया बड़े असमंजस में पड़ गए। सोचा गजरा कैसे बताएगा, और सोचते सोचते सो गए। तीसरे दिन सुबह अंतिम मेहमान बद्री भैया की बहन भी विदा हो गई। दिन भर भाभी ने सास ससुर की सेवा कर उनका दिल जीत लिया। शाम की रसोई जल्दी बनाकर वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। बद्री भैया ऑफिस से आए तो पता चला भाभी ऊपर हैं। खाना भी माँ ने दिया। भैया खाना खाकर थोड़ा टहलने जाते थे और वहाँ से वो शहर का मशहूर पान की दुकान मेहरोत्रा का पान लेकर आते थे। आज भी सब निपटा कर जब वह ऊपर अपने कमरे में पहुँचे तो देखा विद्या भाभी स्नान करने के उपरांत एक बेहद खूबसूरत नाइटी पहनी थी और बेला का गजरा फ्रिज से निकलकर बालों तक पहुंच चुका था। उसकी भीनी भीनी खुशबू आज कमरे को महका कर रूमानी बना रही थी। भैया को अब बेले की भाषा समझते देर न लगी। थोड़ी ही देर में गजरा टूटकर प्रेम पुष्पों में परिवर्तित हो चुका था। उसे अच्छी तरह याद है कि विगत कोविड में अचानक भाभी की मृत्युपरांत जब उनके शव को ले जाने की तैयारी की जा रही थी तो भैया थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे और सब परेशान थे कि ऐसे में आखिर भैया कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद वह एक पत्ते का दोना लिए प्रकट हुए। यह वही चिर परिचित पत्ते का दोना था जिसमें बेला के फूल का गजरा होता था। भैया गजरा लाते तो थे, लेकिन वह किस दिन बालों में सजेगा यह तय करने का अधिकार भाभी ने सदैव अपने पास रखा था। लेकिन अंततः वह दिन आ गया जब भैया को उनके अधिकार का अतिक्रमण कर गजरा उनके ऊपर रखना पड़ा और फिर वह अपने को रोक नहीं पाए और फपक पड़े। यदि कोई ना होता तो अब तक वह मृतदेह से लिपट गए होते, किंतु लोकाचार ने उन्हें इस कार्य से बाधित कर दिया था। उस पुड़िया में कुछ फूल गजरे से निकलकर रह गए थे और एक व्यक्ति उन खाली पत्तों को फेंकने हेतु जैसे ही उद्धत हुआ तो उन्होंने उसके हाथ से वह पत्ते का दोना ले लिया और उसके अंदर के शेष 2-4 फूलों को अपनी में मुट्ठी में लेकर वह अपने कमरे की ओर चले गए। आज मैं जैसे ही भैया के कक्ष में पहुंचा तो देखा वह एक डिब्बी में उस दिन रखे गए फूलों को अश्रुपूरित नेत्रों से निहार कर उसकी खुशबू महसूस करना चाह रहे थे, जो कई दिनों बाद भी हल्की तो थी लेकिन फिर भी महसूस हो रही थी। मैंने उनके इस अटूट प्यार को देख डबडबाई आँखों से अपनी आँखों को पोंछते हुए उनसे कहा, भैया भाभी को अब तो मुक्त कर दो, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया और उन्होंने तत्काल वह डिब्बी खोलकर उस अंतिम दिवस के पुष्पशेष को खिड़की के बाहर फेंक दिया और धीरे से बोले, मुक्त भव।
एक तीव्र हवा का झोंका आया और मानो भाभी उन पुष्पशेष को ले मुक्त आंगन में चली गई हूँ, उन पुष्प शेष को ले मुक्त आंगन में चली गई हूँ। तो मित्रों, ये थी एक जिसे कहना चाहिए कि हृदय को स्पंदित कर देने वाली कथा कि किस प्रकार से आदमी का प्यार होता है और कैसे कोई बिछड़ जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और मित्रों, आइए अब आपको एक बार फिर से लखनऊ की ओर ले चलते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर, और लखनऊ में गीत, गज़ल, गायकी, ठुमरा, दादरा और जाने क्या क्या जो चीज़ें सब होती हैं गायकी में, वो बहुत बढ़िया शहर है। और पहले तो रौनक बहुत ही बढ़िया हुआ करती है, अब तो सब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो पुराने ज़माने की बात है जब कोठे हुआ करते थे, कोठे में मुजरे वालियाँ हुआ करती थी। और इसमें ये बताया गया है कथा में कि मुजरे वालियाँ मुजरा ज़रूर करती थी, अपनी कला का प्रदर्शन ज़रूर करती थी, लेकिन वो देह व्यापार नहीं करती थी और इसके लिए वो कैसे कैसे कुर्बानियाँ देती थी। ऐसी ही एक कथा मैंने कहीं कभी पढ़ी होगी, जो जेहन में पढ़ी हुई थी, तो मैंने उन्हीं यादों के सहारे इस कथा को लिखा है। संभवतः ये कोई सत्य घटना है और मैंने इसका पुनर्लेखन किया है अपने कलम से। नवाबी पर भारी उसूल की धारी, इसका शीर्षक है। नवाबों का शहर लखनऊ और लखनऊ का भी पुराना इलाका चौक, जिसे ठेठ या खालिस लखनऊ कह सकते हैं। सही बात है, जो शहर होता है उसका जो पुराना इलाका होता है वो उसकी जान होती है, और जो नवनिर्माण बाहरी जो हो जाता है, नया जो शहर बन जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो लखनऊ का भी पुराना इलाका चौक, जिसे ठेठ या खालिस लखनऊ कह सकते हैं। सन 50 के दशक की बात है। अंग्रेज़ों ने सबकी नवाबी ज़मींदारी, राजाओं के रजवाड़े सब हड़प लिए थे, मगर सत्ता का गुरूर बहुत लोगों के दिमाग में हावी था। अंग्रेज़ों के जाते ही वह हनक बढ़ गई थी, लेकिन चौक की जो रौनक थी वह उस वक्त भी बरकरार थी। शाम होते ही साजिंदे आ जाते और कोठों पर सरोद, तबला, घुंघरू, संगत करने वाले, नाचने वाले और गाने की मीठी आवाज़ें फ़िज़ाओं में दूर दूर तक गूंजने लगती। देर रात तक महफिल सजती और नीचे दुकानों पर लोग रबड़ी, दूध, मलाई, कपूरकंद जो होता है, जो लौकी को घिस के उसके लच्छे लंबे लंबे होते हैं, उनको चाशनी पकाया जाता है। और एक कपूरकंद की एक दुकान थी, एक बान वाली गली है चौक में, वहाँ की बड़ी मशहूर हुआ करती थी। दूध, मलाई, कपूरकंद, दूधिया, रस मलाई, कुल्फ़ी वगैरह का जायका ले रहे होते, क्योंकि उन सीढ़ियों के ऊपर जाने की हैसियत बड़े बड़े रईसों की भी न थी। कहीं बाराबंकी, कहीं रामपुर, कहीं प्रतापगढ़, कहीं तोप खाने के नवाब और राजे ही ऊपर चढ़ पाते थे। अब कोई जाम उठाता, कोई ठंडाई, कोई खस का शरबत, तो कोई भांग की मिठाई। आधी रात तक तो महफिल जवान होती थी और ना करते भी 2-3-4 तो बज ही जाया करते थे। खलीफन बाई के वीरान कोठे पर भी बहार आ गई थी, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद एक नई जवान और बेहद खूबसूरत तवायफ कोठे पर आई थी, और उसका तो नाम ही था बहार। कमर का लोच ऐसा कि जब नाचती तो आधी आधी कमर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं झुक जाती, और देखने वाले अश अश कर उठते। सुराहीदार गर्दे गले से जब फालसे का शरबत गुजरता तो गले में ऊपर से दिखता था। बनारस का एक कोठा ख़त्म हुआ था, ये वहीं से आई थी। बड़े चर्चे थे बाहर के, खबर आम हो चुकी थी और आसपास के ज़िलों के नवाब आने लगे थे। ऐसे ही एक रोज़ पास के रामपुर के नवाब की फिटन खलीफन के कोठे के नीचे आकर रुकी। खुली और लंबी बग्घी नुमा फिटन में बेहद खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा लगा था। कारिंदों ने फ़ौरन ऊपर खबर की। बेगम दौड़कर सीढ़ियों पर आईं और नवाब साहब को बाइज्जत हाल में ले गईं। ढलती जवानी के बाद भी नवाब साहब बेहद खूबसूरत और कद्दावर थे। नवाब साहब ने मसनद पर अधलेटे ही हुक्के से कश खींचा और बहार के मुजरे की फरमाइश धुएं के साथ बाहर निकाली।
खलीफन ने बहार को थोड़े में ज़्यादा समझा दिया कि नवाब खालिद से अच्छी रकम देकर जाएगा। बहार ने भी अपने हुनर का जलवा अफरोज़ कर दिया। नवाब रामपुरिया तो हुक्का, पान की गिलोरी, ठंडाई, जाम सब भूल गए। उन्होंने अपने कारिंदे को इशारे से पास बुलाया और अशरफियों की थैली देकर अपनी हवस की फरमाइश बेगम खलीफन के पास भेजी। खलीफन सोच में पड़ गई, ये नवाब बड़ा नकचढ़ा है, इसको इनकार करने का मतलब मुसीबत मोल लेना है। साथ ही इसकी बात मानी तो अपनी इज्जत दांव पर लगती है। लेकिन खलीफन ने अंततः टकराने का फ़ैसला कर लिया। उसने नवाब से कहा, हुजूर, आप तो नवाब साहब हैं, आप तो इन कोठों की रवायत से वाकिफ़ होंगे। हम हुनर बेचते हैं हुजूर, जिस्म नहीं। नवाब बोला, हमारी भेजी थैली कोई कबूल न करे, ऐसा कोई कोठा नहीं खलीफन भाई। खलीफन बोली, नवाब साहब वो और होंगे जो ज़मीर और जिस्म बेचते होंगे, हमारे कोठे के उसूल बिकाऊ नहीं हैं। नवाब हंसकर बोले, खलीफन कोठे पर उसूल, पहली बार सुना है। खलीफन बोली, जब भी कोठों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसूलों में नंबर 1 खलीफन का कोठा लिखा जाएगा। नवाब सीधा मुद्दे पर आया, बहार को फ़ौरन हमारे हवाले करो खलीफन, वरना अंजाम बुरा होगा। खलीफन ने अपने नौकर गफूर मियाँ से इशारे में कहा कि बहार को पीछे की सीढ़ी से निकालकर फला जगह हिफाजत से पहुँचा दो। बहार के जाते ही खलीफन को सुकून आया। वह बोली, नवाब साहब, मैं आपको बाइज्जत यहाँ लाई थी, अच्छा हो कि आप बाइज्जत ही यहाँ से निकल जाएं। अगर कोठे पर बेइज्जती हो गई तो फिर किस किस का मुँह रोक पाएंगे। नवाब समझ गए कि खलीफन मानेगी नहीं। उन्होंने अपने कारिंदे से कहा कि जाओ अंदर से बहार को ले आओ। यह कहते हुए उन्होंने उस ज़माने का एक फायरिंग तमंचा निकाल लिया। लहीम सहीम पहलवान कारिंदा अंदर गया और थोड़ी ही देर में वापस आ गया कि बहार अंदर नहीं है। नवाब गुस्से में खड़े हो गए और बोले, खलीफन, जान की अमान चाहती हो तो बहार का पता बता दो। खलीफन बोली, नवाब साहब, कोठा चलाती हूँ तो उसूल से अपने हुनर और फ़न की कीमत हो लेती हूँ, जिस्म नहीं बेचती। आप जैसे जिस्मानी भूखे नंगे उसूल की अहमियत क्या जाने। तुम हद से आगे बढ़ रही हो खलीफन, नवाब बोला। खलीफन ने कहा, हद तो आपने पार की है नवाब साहब। इस कमरे के बीच जो ये रेखा है, इसके आगे जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। आपने पहले अपने नौकर को भेजा और अब आप खुद वो लक्ष्मण रेखा पार कर आए हैं। नवाब ने समझ दिया ये मानेगी नहीं। उन्होंने तैश में आकर तमंचे से फायर कर दिया। गोली सीधी खलीफन के सीने में धंस गई और खलीफन की आंखें बाहर निकल गईं। उसे नवाब साहब से ऐसी उम्मीद हरगिज़ न थी। खलीफन बोली, नवाब साहब, मैंने तो एक पाकीज़ा औरत की इज्जत बचाई है और मैं बहिश्त में जा रही हूँ। अल्लाह मुझे जन्नत बख्शेगा, पर आप मेरी मौत का वज़न दोज़ख में भी न ढो पाओगे। अलविदा बहार मेरी बच्ची, जा तू आज से आज़ाद, जा किसी नेक बंदे से निकाह कर और इन जैसे कुत्ते लवाओं की गंदी नज़र से हमेशा के लिए दूर हो जा। उधर कोठे की पल पल की खबर नीचे बाज़ार में जा रही थी। नतीजतन पुलिस सीढ़ियों से ऊपर आई और नवाब साहब को गिरफ़्तार कर ले गई। नीचे लोग बात कर रहे थे, नवाबी पर भारी, उसूल की धारी। तो ये थे लखनऊ के शानदार कोठे और उन कोठों की रवायतें। तो आइए मित्रों, अब अगली कहानी की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि हमको दिया हुआ समय लगभग हो रहा है और हम जल्दी ही अब ये समय समाप्त होगा। तो अब आपको एक कथा सुनाता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ये कहानी सुन कर के हंसते हंसते पटल से विदा होंगे।
कहानी का शीर्षक है अकबर की फ़ौज का हमला। मित्रों, बचपन से मुझे भारत भूमि पर बाहर से आए आक्रमणकारी पसंद नहीं थे। कारण था कि मैं शिवाजी और राणा प्रताप का अनन्य भक्त था। उनकी शौर्य गाथाएँ बचपन में कहानियों से लेकर युवावस्था में उपन्यास तक में पढ़ी थी। जो मुख्य उपन्यास था वह था शिवाजी के मुख्य सिपह सालार तानाजी के बारे में आचार्य चतुर्सेन लिखित सिंहगढ़। इसी किले पर आधारित, इसी घटना पर आधारित तानाजी नाम की फिल्म भी बनी है। एक दिन की बात है, मैं सायंकाल छत पर वही उपन्यास पढ़ रहा था और उसको पढ़ कर के शरीर में रक्त का प्रवाह क्रोध के कारण तीव्र हो रहा था। मुझे ऐसा आभास रहा था कि मैं अपने घर पर नहीं बल्कि अपने किले की प्राचीर पर खड़ा हूँ। अचानक एक धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो अकबर ने हमला बोल दिया। धावा तो वास्तव में बोला था, लेकिन बंदरों को भगाने के लिए पड़ोसी ने पटाखा दगाया था और वे अकबर के लश्कर की भांति हमारे किले यानी घर के छत की ओर धावा मार रहे थे। मुझे वह पटाखा तोप के गोलों की मानिंद लगा। दुश्मन फौज को देखते ही हमें ख्याल आया कि अरे, हम तो निहत्थे हैं और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सो हम फ़ौरन अपने किले के अंदर हथियार लेने भागे। काफ़ी ढूंढा मगर कोई हमें हथियार नहीं मिला, दुश्मन के लायक नहीं मिल रहा था। तभी हमें हमारी त्वरित बुद्धि ने घर के गुप्त हथियार खाने की याद दिलाई और हम बाथरूम की ओर दौड़े और बाथरूम में घुसकर हमने अपना वाइपर उठा लिया। अब तो दुश्मन की खैर नहीं। वह छोटा वाइपर इस वक्त भाले से कम नहीं लग रहा था। हथियार लेकर जैसे ही हम छत पर पहुँचे तो देखा शत्रु सेना ने सब तरफ से डेरा डाल रखा है। अब जब बंदर आते हैं तो बहुत संख्या में आते हैं, वैसे सब बिखर के बैठ जाते हैं। उनका सिपह सालार एक बहुत मोटा सा बंदर था। उसने मेरे हाथ के छोटे से वाइपर को देखा तो बिना हिले डुले मुंह से एक आवाज़ निकाली। लगा वो मेरे पर हंस रहा है। अब हम क्या करते? बाथरूम छोटा था तो वाइपर भी छोटा था, इसमें हंसने की क्या बात थी? मुझे उसके उपहास करने पर क्रोध आ गया। मैं वाइपर को भाले की भांति थोड़ा सा तान कर उसकी ओर लपका ही था कि इस बार उसने भी मानो हमारी छीड़ काया और हमारी औकात भांप ली। वो खौखाता हुआ हमारी ओर झपटने के अंदाज से झुका। इतनी देर में तो शिवाजी, लश्कर, राणा प्रताप सब भूल गया और अंदर तक भय की लहर दौड़ गई। मैंने अक्सर पत्थर फेंकने से बंदरों को भागते हुए देखा था। नीचे झुककर पत्थर उठाने का मैंने अभिनय किया और जैसे ही मैंने अपने पत्थर ऐसे ताना वैसे ही वह मोटा बंदर भागा, मानो सेनापति भाग खड़ा हुआ और उसके भागते ही सारे बंदर उसके पीछे भागने लगे। हमारे अंदर का वीर सैनिक एक बार पुनः जागृत हो गया और अब हम फिर से अपने वाइपर को कभी भाला तो कभी तलवार की तरह भांज रहे थे, साथ ही मुँह से तेज आवाज़ से हुंकारते भी जा रहे थे। इस बार हम एक विजेता की भांति सबसे पीछे भागते बच्चे की ओर दौड़े ही थे कि उसकी चीख सुन उसकी लहीम सहीम माँ ने दांत निकालकर मेरी ओर घुड़का। हम फौरन पैंतरा बदलकर पीछे आ गए। अब अकबर की भागती हुई सेना को देख हमने विजयी सिपह सालार की भांति अपना वाइपर भाले की मानिंद अपने कंधे पर रखा ही था कि देखा पड़ोस के राज्यों की महिलाएं और बच्चे शायद मेरे वाइपर को देख मुस्करा रहे थे। हम भी शर्मा गए और अपना हथियार वापस अपने शस्त्रागार में रखने के लिए नीचे अपने किले के यानी कि बाथरूम में आ गए। तो मित्रों, ये थी मेरी अंतिम रचना, अंतिम कथा जो मैंने आपसे कहा था कि संभवतः आपको आनंद आया होगा, अच्छी लगी होगी और आप हंसते हुए विदा लेंगे इस पटल से। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा पूरा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं
मुझे यहाँ 5 की संख्या दिख रही है, नाम लूँ तो मंजुला श्रीवास्तव जी आदरणीय तो हैं ही, तस्वीर में देखें तो शायद अवधेश कुमार जी भी आ गए हैं, और धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, जितने भी लोग हैं, आप सबको मैं, हेमंत अग्रवाल जी, आप सबको मैं अपने हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही धन्यवाद देता हूँ हमारी बहन श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने अपने पटल पर आज मुझे एक अवसर दिया और मैं अपना कार्यक्रम लेकर, कहानियाँ लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।